हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक की सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग की 2 वीडियोस देखने के बाद में कोई भी सब्सक्रिप्शन चार्ज देना हो। 100% फ्री एजुकेशन मिलती है आपको मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर। चाहे आपको CUET, NTSE, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट कोई भी तैयारी करनी हो, उस सब की बेस्ट टीचर्स के साथ में, बेस्ट क्वालिटी के साथ में आप मैग्नेट ब्रेन्स पे घर बैठे बिना पैसे दिए तैयारी कर सकते हैं। भैया और क्या चाहिए। देखिए यहाँ पे अब हम कक्षा 11वीं संस्कृत व्याकरण में संधि का प्रकरण हमने जैसे कि आपको बताया कि स्वर संधि हमने 8 प्रकार की बता दी, व्यंजन संधि हमने 10 प्रकार की बता दी, यानी 18 प्रकार की संधियाँ हमने पहले करवा दी हैं स्वर और व्यंजन की। और सारी ही संधि ऐसी एक भी नहीं है उसमें से कि जिसका प्रयोग आपकी भास्वती या शाश्वती में ना हुआ हो। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि में भी जो हम चारों प्रकार आपको बताने वाले हैं वो चारों ही प्रकार आपके पाठ में बीच बीच में आए हुए हैं। तो भाई जब आप पाठ पढ़ रहे हैं, पाठ हमने पढ़ा दिए हैं, उनमें संधि आई, लेकिन ये बात हमें मन में ज़रूर आई कि इन बच्चों को हम हर पाठ में बात बताते हैं कि देखिए यहाँ पे उत्व संधि का नियम लगा, यहाँ रत्व संधि का नियम लगा, विसर्ग संधि की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सत्व संधि का विधान हुआ। तो यहाँ वहाँ पे हम बिल्कुल सूक्ष्म रूप में बता के आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि हमें पाठ भी पूरा करना होता है। लेकिन इन संधियों को अगर आप एक बार समझ लेते हैं तो जब पाठ पढ़ेंगे, आप रिवाइज करेंगे या फिर आगे की भी कक्षा पढ़ेंगे तो आपको हो जाएगी सबसे ज़्यादा आसानी कि ये संधि हमें आती है कि भाई क्यों सत हुआ है, क्यों रत हुआ है, क्यों उत हुआ है, विसर्ग के क्या क्या परिवर्तन हमें दिखाई दे रहे हैं और क्यों लोप भी हो जाता है, ये भी हमें देखना है। ठीक है, तो बिना देर किए विसर्ग संधि में चलते हैं और उसमें भी हम संधि का परिचय देने के बाद में सीधी अपनी ऋत्व संधि को पूरा करेंगे। और ऋत्व को रत्व भी पढ़ा जाता है क्योंकि जो रु होता है, वैसे भाई विसर्ग का रु आदेश होता है, ठीक है, लेकिन ये स्वर की वजह से इनका हो जाता है लोप और र अकेला रह जाता है, तो इसको रत्व संधि भी पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये नहीं कहना कि मैम हमने तो रत्व पढ़ा है, ये तो ऋत्व हो गई, तो मूल रु होती है। ठीक है, लेकिन ऊ जो स्वर होता है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। इत संज्ञा का मतलब कभी भी हम अगर बोलें इत संज्ञा हो जाती है तो समझ जाना कि वो जो वर्ण है वो लोप हो जाता है। इत संज्ञा जिसकी होती है, जिस वर्ण की इत संज्ञा कहें तो समझ जाना तस्य लोपा से उसका लोप होना है, यानी उसका लोप हो जाना। इत संज्ञक, इत संज्ञक जो भी वर्ण होता है उसका लोप होता है संस्कृत में। जब भी हम कहीं कहें तो समझ लेना इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा ऋत्व मूल क्या होती है, जैसे अब मूल होती है ऋत्व, ऋत्व में से भी रु, अब रु को अलग कर दे, त्व को अलग कर दे, त्व का अर्थ हो गया भाव, किसका भाव हो जाना, यानी विसर्ग का रु में परिवर्तन। अब रु में से ऊ की क्या हो जाती, इत संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाता है, तो र बचता है, इसीलिए उसको साधारण भाषा में बच्चों को रत्व संधि कह दिया जाता है। ठीक है, तो संधि विसर्ग संधि क्या होती है, तो बिल्कुल सरल सी बात है, ध्यान रखिए कि विसर्ग के बाद में भाई 2 पदों के बीच में संधि होती है और 2 पदों में भी यहाँ पे क्या होते हैं, 2 वर्ण होते हैं। यहाँ लिखा है रामः और ये लिखा है हमारा गच्छति। क्या लिखा हुआ है, गच्छति, रामः गच्छति लिखा हुआ है या रामः आगच्छति लिखा हुआ है या कोई भी हमारा पद लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो रामः लिखा हुआ है, विसर्ग के बाद में यहाँ पे स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, तो विसर्ग क्या होता है, अपने रूप को परिवर्तित कर लेता है जब जोड़ना हो तब। ठीक है, अलग अलग लिखना हो तो कंपलसरी नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर जब आपको उसको जोड़ना है और जुड़ते ही हैं, क्योंकि भाई पद्यों में भी और हमारे गद्यों में भी शब्दों को संक्षिप्त करने के लिए ऐसा किया जाता है, होता ही है, प्रयोग होता है, तो विसर्ग का रूप परिवर्तित हो जाता है। अब कितने प्रकार में होता है, कभी कभी वही विसर्ग, ये प्रकार जो बने हैं ना, संधि के प्रकार बने हुए हैं, ये इसी परिवर्तन के आधार पर बने हैं कि विसर्ग जब विसर्ग के परे, यानी पहला पद जो है वो विसर्ग से अंत हो रहा है और यहाँ पे कोई स्वर हो, व्यंजन हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विसर्ग जब जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है।
और इसी परिवर्तन के आधार पर इसके प्रकार भी बनाए गए। कैसे बनाए गए? बोले जब विसर्ग हमारा रुत्व यानी रुत में से उ को हटा दिया जाए तो र बचा। तो विसर्ग जब र में परिवर्तित होता है, विसर्ग का जब र में परिवर्तन हो जाता है या विसर्ग के स्थान पे र आदेश हो जाता है, भाई ये हम क्यों बार अलग अलग तरह से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि कई प्रकार की पुस्तकों में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये हम सरल तरीके से हमने क्या बोल दिया कि विसर्ग के स्थान पे र हो जाता है, या हम कहते हैं विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन कई जगह पे क्या लिखा हुआ होता है कि ये जो विसर्ग के स्थान पर र आदेश हो जाता है, तो बच्चे कहेंगे आदेश का क्या मतलब हो रहा है? तो कोई ऐसा नहीं है कि आदेश कह दिया तो इसका मतलब ये कि र आदेश दे रहा हो, नहीं। इसका अर्थ होता है कि उस स्थान का परिवर्तन, यानी विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है। फिर उत्व कह रहे हैं तो समझ लीजिए, त्वा को हटा लीजिए, यानी त्वा तो भाव के लिए है कि ऊ का भाव हो जाना उस संधि में, यानी विसर्ग जहाँ पे ऊ में परिवर्तन होगा वहाँ उसको हम उत्व संधि कह देंगे। क्या कहेंगे उसको? हम उत्व संधि कह देंगे, क्योंकि विसर्ग ऊ में परिवर्तित हो रहा है। सत्व क्यों कहते हैं? क्योंकि विसर्ग हमारा किस में परिवर्तित होता है? स में परिवर्तित होता है, और केवल स में नहीं होता है, 3 प्रकार के स में होता है। क्योंकि स जो हमारे होते हैं, स का जो कैटेगरी होती है, उसकी श्रेणियाँ होती हैं, कैसी होती हैं? श भी होता है, श भी होता है, 3 रूप होते हैं स के, और दंती सा। यानी हमारा कौन सा हो जाएगा? तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंती सा। अंदर से बाहर निकल रही है ना, देखो हमारी ध्वनि, तो पहले तालु आता है, भाई दांत तक पहुँचते पहुँचते भाई अपने मुख के अंदर पहुँचती है, तो सबसे बाहरी भाग ओष्ठ हो गया, उसके बाद दांत होते हैं, उनको दंत कहते हैं, दंत से अक्षर निकलने वाले दंतव्य कहलाते हैं। दांत के बाद जीभ को जरा अपने ऊपर ऐसे स्पर्श करके देखिए, कुछ उठा हुआ सा, कैसा कठोर जो भाग होता है वो मूर्धा कहलाता है। फिर उसके पीछे जो गहरा सा भाग होता है, नरम भी होता है, उसको तालु कहते हैं। छू के देखिए तो वो तालु होता है। तो ये तालु से निकला, अंदर से वायु निकली, पहले तालु से टकराई तो तालव्य निकला, फिर इसके बाद मूर्धा से टकराया, और मूर्धा देखिए इस श को बोलने के लिए अपनी जो जीभ होती है ना, उसको पलट के मूर्धा से लगाइए, श, वो ध्वनि निकलेगी, वो श की होती है, और ये स होता है। तो विसर्ग 3 प्रकार के सा में बदलता है, इसलिए उसको सत्व संधि कहते हैं। और कहीं कहीं पे विसर्ग का कोई रूप नहीं बनता, उसका लोप भी हो जाता है। तो विसर्ग के परिवर्तन के हिसाब से उसको 4 प्रकार में बांट दिया गया। संधि क्या होती है? विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ जाने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि के प्रकार उसके परिवर्तन के हिसाब से देखे जाएं तो होगी रत्व संधि, उत्व संधि, सत्व संधि और विसर्ग का लोप। ठीक है, तो इनमें पहले नंबर पे, पहले क्रम पे आती है हमारी रुत्व संधि। रुत्व संधि में क्या होगा? विसर्ग का रा में परिवर्तन होगा। अब रा में परिवर्तन होगा तो कहाँ कहाँ पे होगा? यस, विसर्ग किन आगे पीछे की चीज़ों को देखेगा कि वो रा में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं रत्व संधि को देख लेते हैं। हम कुछ शब्दों को आपको लिख रहे हैं, उनको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमने लिख दिया विसर्ग। अब विसर्ग के बाद आने वाले अक्षरों को हम आपको बता रहे हैं। हम ऐसे लिखे देते हैं 3, 4 और 5। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ लिखेंगे तो ज़्यादा फिर उसको हम नीचे बता भी सकते हैं आपको। विसर्ग के बाद में 3, 4, 5, 3, 4, 5 याद रखेंगे, याद रहेगा, ठीक है। 3, 4, 5, 3, 4, 5 क्या हुए? 3 नंबर लिखा होगा, 4 लिखा होगा, 5 लिखा होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हम वर्गों की बात कर रहे हैं, व्यंजन वर्गों की बात कर रहे हैं। कौन कौन से व्यंजन के परिवार होते हैं? 5 परिवार होते हैं। कौन कौन से? क, च, ट, तब। का परिवार होता है, चा परिवार होता है, ट परिवार होता है, त परिवार होता है, पा परिवार होता है। ठीक है, क, च, ट, तब ये 5 परिवार होते हैं, और इन 5 परिवारों में 5 जन्म भी रहते हैं। कौन कौन रहते हैं? क रहता है, ख रहता है, ग रहता है, घ रहता है और इंगा रहता है। च रहता है, छ, चा परिवार में च, छ, ज, झ, या रहता है। टा परिवार में ट, ठ, ड, ढ, णा रहता है। ता परिवार में त, थ, द, ध, ना रहते हैं। प परिवार में प, फ, ब, भ, मा रहते हैं। ठीक है,
और अब ये तो हो गए, अब ये जो 3 4 5 लिखा है इसका मतलब क्या है? बोले ये तो ठीक है, ये तो हम पढ़ रहे थे बचपन से, थोड़ा हमें याद है, कुछ कुछ याद, ये भी भूल जाते हैं। विश्वास नहीं मानेंगे आप, ये बात को झूठ मानेंगे कि हम अब स्कूल में पढ़ाने गए, अब ठीक है जिसमें गए थे वो नहीं हम बताएंगे, लेकिन हम ये बता रहे हैं हम विद्यालय में पढ़ाने गए, 8वीं कक्षा की बात कर रहे हैं, और उसमें संधि को पढ़ाने के पहले हमने ऐसे साधारण तौर पे ही हमने पूछ लिया। हमने कहा अपन चलिए देखिए, जैसे वर्णमाला जो अपनी होती है, वर्णमाला में सबसे पहले क्या आते हैं, तो आदि लोग पहले वही नहीं बता पा रहे थे कि वर्णमाला किन किन से बनी हुई है। तो हमने कहा देखो स्वर से बनी है, व्यंजन से बनी है, और हमारे अनुस्वार आते हैं, अयोग वाह आते हैं, संयुक्त वर्ण आते हैं, इन सब से मिलकर के हमारी वर्णमाला मिली है। हमने कहा संस्कृत की मत बताओ, हिंदी की तो बताओ। फिर हमने ऐसे ही पूछा कि बताओ स्वर कौन कौन से होते हैं, तो स्वर क्या होते हैं नहीं पता था, स्वर कितने होते हैं उनमें भी आधे बीच के खाए जा रहे थे। तो 8वीं कक्षा में आकर अगर हम स्वर भूल गए हैं, हम अगर व्यंजन भूल गए हैं, तो इसीलिए हमें ये व्यंजन और स्वर लिखने पड़ रहे हैं, क्योंकि कमज़ोर बड़ी होती जा रही है नींव, है ना। हिंदी को बिल्कुल इतना थोड़ा सा पढ़ते हैं, अब हिंदी जब जरा सी पढ़ रहे हैं, 100% में से 2% हिंदी पढ़ रहे हैं, तो संस्कृत तो फिर 0% 1 पे रह गई है ना। तो उसको हमें इसीलिए ये वर्ण वगैरह हमें सब बताने पड़ते हैं आप लोगों को। तो देखिए 11वीं कक्षा में तो आगे और भी बिल्कुल अंग्रेजी में ऐसे फर्राटेदार, इंग्लिश तो बढ़िया हो गई, और इंग्लिश की भी अगर ग्रामर को सही तरह से अगर खंगालते हैं तो वो भी ग्रामर तो उधर भी कच्ची है, ठीक है ना। तो कहीं कि ना तो हम अंग्रेजी के रह गए और ना ही हम हिंदी के रह गए, और संस्कृत के तो कैसे ही नहीं रह गए, लेकिन हमें लाना है आपको लौटा के अपनी पटरी पे, ठीक है। तो ये हमारे कितने हो गए, 5 वर्ग हो गए कचट तक। तो अब आप कहोगे कि मैडम ने अगर 3 4 5 लिखा है तो इसका मतलब मैडम इन 3 4 5 वर्गों की बात कर रही हैं। बिल्कुल नहीं, हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ नंबर लिख ही नहीं रहे हैं, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो हमने कह दिया 3 4 5, समझ गए। पहले दूसरे को किसके लिए छोड़ रहे हो, बोले पहले दूसरे को हम अपनी सत्व संधि के लिए छोड़ रहे हैं। इनको किसके लिए छोड़ना है, हमें सत्व के लिए, ठीक है। ये हमारे सत्व संधि में काम आएंगे। अभी हम ऋतु पढ़ रहे हैं, तो ऋतु में हमें 3 4 5 इन वर्णों को चाहिए। अब कहा हमने कि अगर विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो तो, और इसके बाद बोले माँ के बाद क्या होता है, बोले श पहले आता है य, र, ल, व, श, स और ह, फिर छत्रज्ञ आ जाता है, यही आते हैं। तो कह रहे हैं अभी शा का काम नहीं है, हटाओ। तो क्या बचे, यारा, ला, वा और ह, 3 सा को हटा दिया, यानी जो 3 सा हमने लिखे थे अभी, ये श, और स, और फिर आया था ह, तो इन 3 सा को हटा दिया। क्यों हटा दिया, बोले वो आएगा काम कब, सत्व संधि में। तो अब ये जो हमारे देखे हमने जो नीली लाइन में लिखे हुए हैं, इन अक्षर की बात हो रही है। किन की बात हो रही है, इनकी। चाहो तो एक ऐसे टेबल भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। विसर्ग के बाद 3 4 5 हो, बोले ठीक है, और यारा, लावा, हा हो, ठीक है, और क्या हो, और बोले स्वर हो, कोई भी स्वर हो। ये भी अब यहाँ पे तो भाई क्योंकि कोई भी स्वर की बात हो गई तो कोई भी हो सकता है, कोई भी स्वर हो, ठीक है। तो विसर्ग हमारा रा में बदलता है। बोले नहीं, कहानी इधर भी खत्म नहीं हुई है, अभी यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई है। बोले तो और क्या बचा, बोले ये तो हो गई बाद की बात कि स्वर के बाद 3 4 5 हो, यारा, लावा, हा हो, या कोई भी स्वर हो। लेकिन यहाँ पे पहले भी देखना पड़ता है कि विसर्ग के पहले जो अक्षर लिखा हुआ है उसमें अ की कोई मात्रा तो नहीं है। बोले कोई मात्रा तो नहीं लगी है, बोले नहीं। बोले अगर अकारांत वो शब्द नहीं है, अगर वो अकारांत शब्द नहीं है, अकारांत नहीं है, ठीक है, तो कहेंगे अकारांत नहीं है तो कौन सी मात्रा, ई हो गया, उ हो गया, ए हो गया, री हो गया, कोई भी हो मात्रा चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
तो कह रहे हैं अ से भिन्न। अब हम अलग अलग स्वर लिखते तो आप कहते कि अरे इतनी बाद की याद करो, इतनी आगे की याद करो। तो हमने साधारण सी कह दी बात कि विसर्ग के पहले कौन सा, बोले कह रहे हैं अ से भिन्न। आ से भिन्न अगर कोई स्वर लगा हुआ हो, स्वर की मात्रा लगी हुई हो, तो उस विसर्ग को रा में बदलना। तो 3 4 5 या रा लावा ह या फिर कोई स्वर। अच्छा, इनको याद क्यों कर लो, क्योंकि ये रत्व में भी काम आएंगे और उत्व में भी काम आएंगे। समान वर्ण ही उत्व में भी बदलते हैं, बस यहाँ का जो परिवर्तन होगा उसको अपन उत्व में देख लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, बोले विसर्ग पकड़ लिया, विसर्ग को पकड़ो, क्योंकि विसर्ग का जब मेल होगा तो विसर्ग संधि का ही नियम लगेगा, और तो कहीं का लगेगा नहीं, ना स्वर का लगेगा ना व्यंजन का लगेगा। अब यहाँ पे विसर्ग के पहले की देखो, पहले विसर्ग के पहले कौन सा वर्ण लिखा है, न लिखा है, ना में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, ई। मतलब इस शब्द, इस पद में कौन सा अक्षर है, बोले ई है। इसमें देखो इस पद का अंत क्या हो रहा है भाई, अगर तोड़ के देखें तो मुंह ना जो है वो ई से अंत हो रहा है, यानी आ से भिन्न कोई स्वर है कि नहीं है, यहाँ पे है। यहाँ देखा भानु, देखा तो भानु हूँ, तो ना को तोड़ा तो ना में से ऊ निकला, तब विसर्ग लगा है। तो आ से अगर कोई भिन्न अगर स्वर है, पितुहु, ठीक है। और यहाँ पे बोले ग कौन सा अक्षर है, तीसरा अक्षर है, ठीक है। म लिखा होता तो कौन सा अक्षर होता, पांचवा होता। न लिखा हुआ होता तो क्या होता, पांचवा अक्षर होता। या से लिखा हुआ होता तो पांचवा अक्षर। पहले की मात्रा देख लो, पहले की मात्रा है, बोले हाँ है। पीछे के अक्षर कौन से, 3 4 5 या रा ला वा हा, या कोई भी स्वर हो। यहाँ का स्वर कोई मायने नहीं है कि आ है, ई है, नहीं, यहाँ जरूर बस कह दिया, यहाँ अकारांत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा विसर्ग र में बदल जाएगा। तो ये किस प्रकार से बना, हमने कहा मुनिर गतः, ठीक है। कैसे बना, बोले हमने मुनि ही का विसर्ग जो था वो र में बदल दिया, ये लिखा था गतः। लेकिन अब अगर बदल दिया है और इसको जब हमें मिलाना ही है, क्योंकि संधि का मतलब ही होता है जोड़ना, तो ये जो रा होता है ना बीच में, आधा रा ऐसे कभी भी बीच में नहीं लिखा जाता। वो क्या करता है, वो रेफ की तरह आगे वाले वर्ण के ऊपर जाके चला जाता है, ऊपर बैठ जाता है। तो ये हो गया मुनिर्गतः। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात होती है कि अगर जैसे ये लिखा है भानु अयम, ये लिखा है हमारे सामने भानु अयम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बोले देखेंगे विसर्ग के पहले आ से भिन्न कोई भी मात्रा है, बोले हाँ ऊ की मात्रा है, पीछे स्वर है, बोले ठीक है, किस में बदल देंगे, रत्व में। तो ये हो गया भानुर, हो गया। और ये जो अयम है, स्वर अगर पीछे होता है तो ये बड़ा अच्छा काम कर देता है। वो क्या करते हैं, इस रा को पूरा कर देता है, क्योंकि आपको पता होगा कि आधे व्यंजन के बाद अगर कोई स्वर आ जाए तो वो नित्य ही उसको पूरा कर देता है संधि में, तो वो जोड़ देगा। तो ये क्या हो जाएगा, भानु र हो गया पूरा, और इसमें जुड़ गया रा में आके, और ये हो गया भानुरयम, ठीक है। अब देखिए फिर लिखा है पितुहु इक्षा, कैसे बना हमारा पितुहु, और क्या लिखा था, इक्षा। अब यहाँ पे हमने ये क्या किया, विसर्ग को रा में बदल दिया। अब रा के बाद जो इक्षा शब्द है, ई इसको जोड़ देगी, तो रा बन जाएगा री। तो हम क्या बनाएंगे, पितुरिक्षा, ठीक है ना। चलिए बस इतनी सी तो बात है, इतनी सी संधि है। याद कैसे कर रखेंगे, हम कहेंगे 3 4 5 या रा ला वा हा, या फिर कोई भी स्वर, और पहले जरूर देख लेंगे कि कोई अन्य मात्रा ना हो। यही कहानी हमारी भाई क्या कह रही है, यही हमारी परिभाषा कह रही है, कहती है कि विसर्ग से पहले आ के अलावा, आ को छोड़कर, ये हमने कह दिया आ से भिन्न कोई भी स्वर हो, और बाद में कोई भी स्वर हो, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या फिर या रा ला वा हा हो, तो विसर्ग के को क्या हो जाता है, र हो जाता है, र आदेश हो जाता है, र में बदल जाता है। चाहे जो वो कह दो, बस ये है कि विसर्ग का र बदल रहा है, सीधी सी बात।
बस यहाँ पर हो जाती है हमारी रत्व संधि। अब देख लीजिए उदाहरण देखते चले आइए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले विसर्ग के पहले देखिए अन्य मात्रा है, बोले हाँ अ नहीं है, कोई भी अकारांत आकारांत हमें कोई शब्द नहीं दिखाई दे रहा है। ये ई है, इसमें ऊ है, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने ई ऊ में कोई परिवर्तन करना, नहीं, ये तो केवल पहचान के लिए है, ये केवल पहचान के लिए है। और पीछे बोले हाँ ठीक है, ये एक पहचान हमने कर ली कि अ से भिन्न मात्रा है, अ से भिन्न, आ से भिन्न मात्रा लगी हुई है, ठीक है, लगी हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे देखो स्वर है, बोले हाँ है। तीसरा अक्षर है, बोले है का वर्ग का, क ख ग, क ख ग, तीसरा अक्षर है। ब प फ ब, हाँ बोले तीसरा अक्षर है। ह य र ल व ह, सा की बात नहीं हो रही है, य र ल व ह, बोले ये कौन सा है, ह है, ठीक है। उ बोले अन्य स्वर है कोई, व बोले य र ल व है, ठीक है। ई स्वर है, आ स्वर है, क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, सबको हमें रत्व में बदल देना है। कैसे बदलेंगे देख लीजिए जरा। अब जहाँ पे स्वर हो उधर जरूर ध्यान रखना कि उस स्वर को र में आपको जोड़ना है, ठीक है ना। तो हम कैसे जोड़ेंगे, बोले विसर्ग में हरि ही है तो हरि को कर देंगे र, ठीक है। र में आ मिलाएंगे तो र हो जाएगा पूरा, अर्थात इस विसर्ग और इसके स्थान पे हमको र लिखना है, क्योंकि विसर्ग को हम क्या बना रहे हैं, विसर्ग को हम आधा र बना रहे हैं और र जो है वो अ में जुड़ जाएगा, क्योंकि ये नित्य ही हो ही जाता है। आधा व्यंजन है, उसके पीछे कोई स्वर है तो उसको मिला लेता है कि आओ भाई हमको पूरा करो, और ये स्वर भी बड़े दयालु होते हैं, आगे वाले व्यंजन को पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब बोले इसको हटाएंगे, हम लिखेंगे इसके स्थान पे र पूरा, तो कहेंगे हरि रवदत्त, हरि रवदत्त, ठीक है, हरि रवदत्त। अब यहाँ क्या करेंगे, बोले यहाँ देखेंगे पहले विसर्ग को र में बदलेंगे, अगर स्वर है तो उसको इसमें मिला देंगे और रा हो जाएगा रे, तो कहेंगे वधु रेशा, बन गई संधि वधु रेशा। अब यहाँ देखें मुनिर के विसर्ग को रा में बदलेंगे, रा में आ मिला देंगे, हो जाएगा र, कहेंगे मुनि रन, मुनि ही अन्न हो जाएगा मुनि रन, ठीक है। दुह गुण कैसे बनेगा, बोले दु बनेगा रा में, ठीक है। अब रा के बाद बोले स्वर, अरे भाई बोले हम तो सोच रहे थे स्वर है, पर नहीं है, ये तो क्या है, व्यंजन है, व्यंजन में तो इतनी सामर्थ्य है नहीं, व्यंजन खुद ही आधे होते हैं, उन्हें तो खुद स्वर कोई ना कोई मिलकर उसको पूरा करता है, ये क्या इनको पूरा करेंगे, नहीं करेंगे। तो रा कहेगा कोई बात नहीं, हमें नहीं पूरा कर पा रहे हो, हम उठकर तुम्हारे ही ऊपर चले जाएंगे। तो ये विसर्ग बदला रा में और हो गया दुर्गुण, ठीक है। चलो यहाँ देखा हमने रा बदला, पहले इसको देखा, आगे क्या है, व्यंजन है, स्वर नहीं है, नहीं है इनमें हिम्मत करने की, तो क्या हो जाएगा निर्बलः, र रेफ के ऊपर चला जाएगा, रेफ के रूप में। यहाँ देखेंगे फिर देखो शिशु, बोले विसर्ग के बाद क्या है, ह है, क्या पूरा करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो हो जाएगा शिशुर हसती, ठीक है। अब यहाँ पे रा में बदला, बोले स्वर है, अरे हाँ भाई स्वर आ गया, अब तो ये हमें पूरा कर देगा, तो ये हो जाएगा भानु रुदेति, ठीक है। कवि ही वदति, बोले वी को क्या किया हमने, रा में बदला पहले, बाद में देखा स्वर है नहीं है, तो ये चला गया ऊपर चला गया, बन गया कविर वदति। साधु इच्छा क्या बनेगा, बोले वो कि भाई यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ तो हमने पहले मिला लिया था, पहले ही मिलान कर लिया था कि आ से भिन्न कोई भी मात्रा है, बोले है। रा में बदला, ई आ गया, स्वर आ गया, तो रा को री बना देगा, तो हो जाएगा साधु रिक्शा, ठीक है, साधु रिक्शा हो गया, साधु रिक्शा नहीं हो गया, साधु रिक्शा, ठीक है, रिक्शा की बात नहीं, रिक्शा की बात करें, ठीक है। यहाँ बोले र बनेगा, आ में जुड़ जाएगा, भाई दयालु बैठे हुए हैं, आगे दानवीर बैठे हुए हैं, तो दानवीर कर्ण यानी दानवीर स्वरों ने साधु रायति बना दिया उसको, ठीक है। इतनी सी बात है। बीच में कभी संधि को तोड़ना हो तो हम क्या याद रखेंगे, उस रा को पकड़िएगा, ठीक है, रा को पकड़िएगा और उसके पहले की मात्रा को जरूर देखिएगा कि अगर इसको मान लीजिए, देखिए आपको इस प्रकार से जब कभी विच्छेद करने के लिए आए, है ना, विच्छेद करना हो, तो
आप कैसे इसको पहचान करेंगे कि ये हम, क्योंकि र जो परिवर्तन है, आप कहेंगे संधियों में र 2 जगह आता है। कौन कौन सी जगह आता है? एक तो री का रा हो जाता है यण संधि में, और एक जगह विसर्ग का भी हो रहा है। लेकिन इसकी पहचान हम कैसे करें? तो ये याद रखिएगा कि यण संधि को जब हम क्या करते हैं, विच्छेद करते हैं, तो उसकी पहचान इस प्रकार से की जाती है कि यण संधि कहता है कि ई का या बन जाता है, उ का वा बन जाता है, री का र बन जाता है, और री का ल बन जाता है, लेकिन ल बन जाता है। लेकिन इसकी पहचान करना क्या कैसे आसान होता है कि हमने आपको जैसे कहा था कि ये लिखा है इत्यादि, यहाँ पे क्या लिखा था? इत्यादि लिखा हुआ है। तो उसकी पहचान हम कैसे करें? हमने ये आपको कहा था कि यदि बीच में आपको य व र ल स्वर से युक्त मिले, स्वर से युक्त मिले तो कह दिया हाँ स्वर से युक्त मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप कहेंगे स्वर से युक्त की मैडम आप बात कर रहे हो, तो र यहाँ पर भी तो स्वर से युक्त है। तो यहाँ तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम कैसे, हम तो भ्रमित हो जाएंगे कि हम कैसे इसको, या तो हम इसको यण में तोड़ें या अपनी रत्व में तोड़ें, किस में तोड़ें? तो उसका एक और हमने पहचान का तरीका बताया। बोले यारा अलावा स्वर से युक्त होने के साथ साथ उनके पहले जो वर्ण लिखा हुआ है, उनके पहले का अक्षर जो लिखा है, यारा अलावा स्वर से युक्त हो, स्वर से युक्त हो, और साथ साथ उनके पहले जो वर्ण हो वो आधा हो, यानी उनके पहले जस्ट पहले लिखा हुआ वर्ण आधा हो, तब समझना कि उसमें हमारी कौन सी संधि हुई है। तब आप समझेंगे कि यहाँ पर हमारी यण हुई है। जैसे कि इत्यादि में दिख रहा है कि या स्वर से युक्त है, वा स्वर से युक्त मिलेगा, रा स्वर से युक्त मिलेगा, ला स्वर से युक्त मिलेगा, लेकिन उसके पहले वाला जो वर्ण होगा वो आपका आधा व्यंजन होगा, तब तो तोड़ेंगे उसको आप यण में। और जब आपको देखे कि ये र हमें कैसा मिल रहा है, स्वर से युक्त मिल रहा है, लेकिन उसके पहले जो हमारा वर्ण है वो आधा नहीं है, इसका मतलब उसमें यण संधि नहीं हो रही है, उसमें हमारी ऋत्व संधि हो रही है। तोड़ेंगे कैसे? बोले उसको तोड़ने का तरीका ऐसे है कि जैसे ये लिखा हमारे सामने, हरिर वदत, तो फिर हमें ये देखना है कि देखिए र हमारा स्वर से युक्त भी है, लेकिन उसके पहले कोई भी आधा व्यंजन नहीं लिखा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारी रत्व संधि का ही नियम लग रहा है। तो उसको कैसे विग्रह करेंगे ये जरूर समझ लीजिए, क्योंकि भाई संधि करना तो आसान हो जाती है, लेकिन जब विच्छेद करने की बारी आती है तो सब भूल भाल जाते हैं कि हमें क्या करना था, नहीं पता चल रहा, क्योंकि वो शब्द सही निकलना हमें बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे आसान होती है विसर्ग संधि को अलग करना। कैसे अलग करेंगे? आप र को वर्ण से विच्छेद कर देंगे। र को क्या करना है आपको? र में जो स्वर लगा हुआ है उसको बाहर निकाल दीजिए उसमें से, और बाहर ऐसा निकालिए कि अंत वाले पद से उसको सीधा जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा अवदत। हो गया, इतना कर लिया। अब हमें क्या करना है? आधे रा को विसर्ग में बदल देना है और जो पूर्व पद है उसमें सीधा लगा देना, तो ये हो जाएगा हमारा हरि ही, और ये बन जाएगा अवदत। तो अब ये तो कहानी हुई ऐसी कि जब हमें बीच में र स्वर से युक्त मिल रहा हो तब, और कह देंगे जब आधा रा हो तो फिर उसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे तो फिर भी हमें स्वर से उसको अलग करना पड़ रहा है, लेकिन जैसे लिखा हुआ है हमारा दुर्गुण, तो आपको भाई पता होगा कि गुण शब्द तो आपने पढ़ा हुआ है। बोले बिल्कुल पढ़ा है। तो हम गुण को अलग कर देंगे और उसके रा से कहेंगे कि भाई जैसे अपने मूल रूप में जहाँ से आए थे वहीं चले जाओ। तो कहेंगे कहाँ से आया था? बोले आधा रा जब बीच में आ रहा था, तो आधा रा कभी भी पद के बीच में नहीं लिखा जाता है हलंत के साथ में, उसको रेफ की तरह ऊपर रख दिया जाता है। तो उसको जब मूल रूप में लेके आए, क्या किया? तो फिर बोले हम एक काम और भी कर सकते हैं, उसको तोड़ने का एक और तरीका हो सकता है। क्या हो सकता है? कि हम वर्ण विच्छेदन कर दें। तो द लिख दिया हमने, द में ऊ लगा दिया, ऊ के बाद हमें कौन सा व्यंजन लेना है? र लेना है। र लेना है, फिर ग, और ग में भी फिर हम अपना ऊ और ण और अ को अलग कर देंगे। इस प्रकार से भी कर सकते हैं भाई, ये भी एक तरीका हो सकता है। तो हम कहेंगे द में ऊ जोड़ा तो ये हो गया दु, र जो है
वो किस में बदल जाएगा, आधा रा विसर्ग से आया और फिर इन शब्दों को हमने जैसा का तैसा लग दिया। वैसे तो जो रा के पहले वाले अंतिम जो अक्षर होते हैं उनको ज़्यादा हमें तोड़ने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि उनमें तो हमें कोई परिवर्तन करना भी नहीं है। हमें केवल किसको बदलना है, वो आधे रा को हमें विसर्ग में परिवर्तित कर देना है। तो बड़ा सरल है, आधे रा को ढूंढना। तो निर्बल लिखा हुआ है, अब जैसे देखिए सामने आपके क्या लिखा हुआ है, निर्बल। तो बल तो आपको पता चल रहा है कि हमारा सही शब्द है। बचा क्या, बचा हमारे पास निर। जो निर बचा उसके रा को निहि में बदल दीजिए, तो ये हो जाएगा निहि और ये हो जाएगा बल। अच्छा, अब चेक करने का तरीका कैसे है, कैसे हम माने कि हमने सही किया कि नहीं किया। तो उसके लिए वही हमने जो रत्व संधि के नियम है, जैसे कि मान लीजिए आप जब भाग करती हैं तो क्या कहा जाता है कि जैसे ये लिखा है 2 का भाग अगर 8 में दे रहे हैं तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा और ये 8 आ जाएगा और पूरा हो जाएगा। अच्छा, इसको चेक करने का तरीका क्या कहते हैं कि कैसे हम माने कि ये हमारा उत्तर सही है। तो कैसे, क्या बताया जाता है आपको कि इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए। ठीक है, 4 का गुणा अगर 2 में करने पे बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाए तो मान लीजिए कि हमारा भाग सही है। ये हम गणित में काम करते हैं, यही हम अपनी संस्कृत में भी कर सकते हैं। कैसे, बोले हमें ये देख लेना है कि जो रत्व संधि का नियम हमसे कहता है कि पीछे 3, 4, 5 यानी तीसरा, चौथा या 5वां वर्ण हो, या फिर यारा लावा हा हो, या फिर और कोई स्वर हो, और विसर्ग के पहले आ से अलग कोई भिन्न दूसरी मात्रा हो, तब हम जान लेंगे कि हाँ देखो विसर्ग के पहले ई है यानी मात्रा आ से अलग है, अकारांत नहीं है। और यहाँ पर भी हमने देखा कि ब जो अक्षर है वो पा वर्ग का तीसरा, प फ ब तीसरा अक्षर मिल रहा है, अर्थात हमारी ये संधि सही है, हमने सही इसको विग्रह किया। तो देखिए, संधि करने के साथ साथ हमें उसको विच्छेद करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि संधि को आपको करना भी आ सकती हो, विच्छेद करना भी आ सकती है। तो कर तो बहुत जल्दी लेते हैं, समझ जल्दी आ जाता है, लेकिन विच्छेद करने में दोनों सही पद निकालना बहुत बड़ी बात होती है। उसको कैसे करना है इसका हमने तरीका आपको बता दिया, ठीक है ना। चलिए, तो इसी के साथ में ये आपकी रत्व संधि हो जाती है पूरी। और अब इसके बाद में आएगी विसर्ग की एक और संधि जिसको कहते हैं उत्व संधि। यहाँ पर भी रत्व संधि के व्यंजन याद रखिएगा, क्योंकि इसी का ही ये हमारा दूसरा भाग बन जाता है। बिल्कुल छोटा सा परिवर्तन होता है, और जैसे हमने रत्व याद कर ली वैसे ही हमें उत्व याद हो जाएगी उसी के साथ में। तो इसीलिए एक के बाद दूसरे के क्रम को बनाए रखिएगा, जिससे जल्दी ही आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये सारे वीडियोस आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। गूगल टैब पे जाना है, लिखना है magnetbrains.com, इंटर करेंगे, आपके सामने वेबसाइट पेज ओपन हो गया। और ऐसे ही आप जब एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो ऐसा ही पेज उसमें भी आपको मिल जाएगा। अब देखिए, इंग्लिश मीडियम में आपने 11th क्लास को देखा, तो 11th क्लास के सारे सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। संस्कृत जैसे भास्वती बनी हुई है, ऐसे ही आपकी व्याकरण की भी लिस्ट बन जानी है। ऐसा ही पेज आपका ओपन हो जाएगा व्याकरण का, और वीडियो की लिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। जैसे प्रथम पाठ कुशल प्रशासन है भास्वती का, ऐसे व्याकरण का आपका संधि का मिल जाएगा, और यहाँ पर लेक्चर की लिस्ट आ जाएगी। तो आप खोलेंगे, आपको सारी संधि एक एक करके एक एक टॉपिक वाइज मिल जाएंगी। सर्च कीजिए, वहाँ से ओपन कीजिए, वीडियो ओपन हो गया, ठीक है। सबसे अच्छी बात क्या होगी वेबसाइट पर जाने की, जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि हमने संधि में कितनी संधियाँ आपको करवाई हैं। 5 संधियाँ होती हैं, स्वर की हमने 8 संधियाँ आपको करवाई। विसर्ग की 2 या 3 लोग बताते हैं, लेकिन हमने आपको 10 प्रकार की संधि बता दी। विसर्ग में भी हम आपको 4 से 5 प्रकार की सारी संधियाँ बता देंगे। तो इस तरह से संधि में यानी कोई भी शब्द आ गया आपका संधि युक्त आपकी भास्वती से, शाश्वती से, तो आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें कि उत्व संधि को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।